हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज हम ये वीडियो हमारे एक बैकअप चैनल पर अपलोड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे लगभग 3-4 दिन के लिए अभी यूट्यूब ने हॉल्ट दिया हुआ है, उस पर अपलोड करने की परमिशन नहीं है हमें, और इसी रीजन से हम एक बैकअप चैनल पे आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये जो स्ट्राइक हमको यूट्यूब पे आई थी ये एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगी और एक हफ्ते बाद हम वापस से हमारे मेन प्राइमरी चैनल पे वापस से अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे संडे होमवर्क स्टॉक के बारे में, डॉम्स इंडस्ट्रीज। डॉम्स इंडस्ट्रीज लगभग जब 2600 चल रहा था तब मैंने आपको संडे को बताया था। अब मार्केट में काफी गिरावट है और लेकिन डॉम्स इंडस्ट्री स्टेबल दिख रहा है। आज हम इसके देखेंगे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को समझेंगे कि कैसे ये बिहेव करता है, साथ साथ में नेक्स्ट 3 इयर्स के कंपनी के क्या एक्सपांशन प्लान्स हैं, क्या माइलस्टोन कंपनी ने सेट किए हुए हैं, क्या एक्विजिशंस किए हुए हैं और इंडस्ट्री में इसकी क्या पोजीशन है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए लास्ट तक के, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉम्स इंडस्ट्रीज करते क्या है। आप सभी को मालूम होगा डॉम्स इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाता है। स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ दिस प्रोडक्ट अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ डॉम्स। डॉम्स की पेंसिल आती है, पेन आते हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आते हैं, बैग्स आते हैं, और इन्होंने अभी रिसेंट में काफी सारे एक्विजिशंस भी किए हैं जिसमें ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेशनरी पार्ट बट ये पेपर इंडस्ट्री में भी इंक्लूड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी दिख रही है और डायरेक्टली आ जाएंगे कंपनी के कुछ नंबर्स पर। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडियाज ब्रांडेड स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स मार्केट। देखिए यहाँ पे अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो काफी बड़ा मार्केट रखते हैं इंडिया में, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 29 एंड 30% मार्केट शेयर फॉर इट्स कोर प्रोडक्ट इन FY23 फॉर पेंसिल्स एंड मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कंपनी का 30% और 29% का मार्केट शेयर है, जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो मतलब जो जिसका ब्रांड नहीं है मार्केट में, उन लोगों का यहाँ पर बड़ा शेयर मार्केट में बना हुआ है। उसके बावजूद भी इनका 30% 29% का शेयर अगर मार्केट में आता है, विच इज अ वेरी बिग मार्केट शेयर। अब नंबर्स को देख लेते हैं, नंबर्स हमारे हिसाब से है या नहीं है। एक 15,474 करोड़ की कंपनी है, मतलब मिड कैप रेंज में आती है। स्टॉक पी 72 है, आपको ज्यादा दिखेगा यहाँ पे, 37 का इंडस्ट्री पी है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है, उसकी वजह से पीजी रेशियो 0.51 का आ रहा है, विच इज अ गुड वन। मतलब कंपनी यहाँ पर अंडर वैल्यूड दिख रही है। आरओसी 26% का है, आरओई 22% का है, दोनों 15% से ऊपर है, कोई इश्यू नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है 70.4% पे, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में आप एक बार चीज देख लेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 41.2% का कैगर बना हुआ है। कंपनी का बिजनेस आप बोलोगे कि इतना कुछ खास नहीं है, इतने इनोवेशंस नहीं लगते हैं पेंसिल बनाने में, पेन बनाने में, लेकिन यहाँ पर डिफर करता है इसका मैनेजमेंट। और एक और चीज डिफर करती है कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं पेंसिल, पेन, इसमें इन्फ्लेशन काफी हाई होता है। आपको ध्यान होगा, अगर 20 साल पहले आप देखते होंगे तो आधे पैसे की भी पेंसिल आ जाती होगी, लेकिन अब जो पेंसिल है उसमें इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। मतलब 10 रुपए 15 रुपए की भी एक पेंसिल आपको मिल जाएगी, और अगर बड़े रेंज में जाए जहां पे फैंसी पेंसिल्स अगर मैं देखूं तो वो आजकल 50-50 100-100 रुपए की भी आती है। और अगर एक छोटे वैल्यू का प्रोडक्ट कंपनी बेचती है तो वहां पर प्राइस पॉइंट बढ़ाने में कंपनी को इजी हो जाता है, और यही एक मेजर रीजन रहा है कि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो 41% का रहा है लास्ट 5 इयर्स का। मतलब कंसिस्टेंटली यहाँ पर 5 साल से 41% का कैगर दे रही है कंपनी, विच इज अ वेरी हैंडसम प्रॉफिट ग्रोथ। और अगर मैं आरओई की भी बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए, 25.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी बना हुआ है। आगे चलते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रेवेन्यू का इंक्रीज होना, और 2022 से अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 300 करोड़ पे था, जो कि बढ़ते आज पहुंच गया है 568 करोड़ पे। मतलब 3 साल में ऑलमोस्ट 2x रेवेन्यू ग्रोथ तक के कंपनी पहुंच गई है। और यहाँ पे जो मार्जिन है, मेजर मार्जिन जो है वो रेवेन्यू के बढ़ने पर कम नहीं हो रहे हैं, 18% पर इंटैक्ट है। मतलब कंपनी ने जो अपना ब्रांड मार्केट वैल्यू बना के रखा हुआ है ये इंटैक्ट बना हुआ है, और लोग इस पर्टिकुलर ब्रांड पे बिलीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उसी वजह से क्वालिटी भी मेंटेन है। क्वालिटी मेंटेनेंस की वजह से कंपनी का जो सेल्स है वो भी कम नहीं हो रहा है, मार्जिन भी कम नहीं हो रहा है, और डिमांड भी इंटैक्ट है। कंपनी एक इंटरेस्ट फ्री कंपनी है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए।
और टैक्स रेट भी यहाँ पर मेंटेन्ड है। मतलब आपको यहाँ पर स्टेबल बिजनेस, एक क्लियर बिजनेस दिखता है कि कंपनी एक स्टेबल बिजनेस कर रही है कंटिन्यूअसली। और धीरे 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 आप देखोगे तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। और कभी भी कोई बिजनेस ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहती है, सस्टेन रहती है, डिमांड सस्टेन रहती है, तो वहां पे एक मल्टी बैगर छुपे होने की बिल्कुल संभावना होती है। वैसे ही आपको ईयरली रिजल्ट्स दिखा देता हूं। 2020 में 654 करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर था, जो बढ़ते हुए डबल से भी ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 3x हो गया है 2025। मतलब 5 साल में टर्नओवर 3x होना बहुत बड़ी बात। 12% का मार्जिन था, 12% के मार्जिन से हम 18% के मार्जिन पर पहुंच गए हैं। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 38 CR से ऑलमोस्ट पहुंच गई है 214 CR। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 8x जंप प्रॉफिटेबिलिटी में दिख रहा है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रॉफिट बढ़ेगा ही। और उसी रीजन से अगर हम सितंबर के भी रिजल्ट्स देखते हैं तो सितंबर के रिजल्ट्स में 61 CR का यहाँ पर प्रॉफिट आया है। तो अगर मैं यहाँ पे 61 CR का मान के चलूँ तो यहाँ पे आपको लगभग ऑलमोस्ट 240-250 CR का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ईयर में दिख सकता है। और यही इनिशियल आपको ग्रोथ दिखेगी कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो अमेजिंग है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ अमेजिंग है। लेकिन यहाँ पे प्राइस पॉइंट आप देखोगे तो 14% माइनस दिखा रहा है एक साल में। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेजरली मिड कैप, स्मॉल कैप गिरे हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेके आता है कि एक साल में कंपनी ने, अब यहाँ पे देखेंगे रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं बैलेंस शीट में। और यहाँ पे आप मैनेजमेंट जो है बोरोइंग्स कम करने के यहाँ पे इंटेंशन में दिख रहा है, जिसकी वजह से एक और पॉजिटिव पॉइंट ये बन जाता है कंपनी के लिए। कंपनी के असेट्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और वही रीजन है कि कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो गई है। इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो को देखना। कैश फ्लो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग यहाँ पे पॉजिटिव है कंटिन्यूअसली, जो कि स्टेबल और कैश रिच बिजनेस को इंडिकेट करता है। और वैसे ही आप देखेंगे तो इन्वेस्टिंग से यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कैपेसिटी एक्सपांशन पर यहाँ पे कंपनी फोकस्ड है और यहाँ पे एक्विजिशंस भी कर रही है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू में आपको इम्पैक्ट दिखते हुए लगेगा। मतलब कंपनी जो पुराने बिजनेसेस करती थी, जो ब्रांड बन चुका है, वैल्यू बन चुकी है, सिर्फ उसी पे फोकस नहीं है। कंपनी क्लियरली यहाँ पे एक्सीड करने जा रही है, अपने जो एक्सपेक्टेशन सेट किए हुए हैं उसको बढ़ाते हुए चल रही है, जिसकी वजह से आपको क्लियर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हर साल की दिख रही है। और यही रीजन है कि DII इसमें बढ़ाते जा रहे हैं अपना स्टेक। और DII होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे आपको क्लियर स्टेक बढ़ते हुए दिखेगा। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी काफी हैंडसम है, 70.4 पर है। और FII भी 8.5 करते हैं होल्ड, और DII भी 17.5% होल्ड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग काफी कम है, मतलब 3.39% की पब्लिक होल्डिंग केवल और केवल। जहां पब्लिक नहीं होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी अगेन छुपी होती है। जैसी पब्लिक की नजर में आएगा वैसे ही यहाँ पर आपको स्टॉक, जहां पे भी आपको पब्लिक होल्डिंग ज्यादा दिखेगी वहां पे आपको स्टॉक नीचे हुए जाते हुए दिखेगा जनरली। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स। यहाँ पे एक्सपांशन प्लान्स देखने के पहले एक बार कंपनी के चार्ट जरूर देखेंगे। ये मैंने खोल के रखे हुए हैं कंपनी के डेली चार्ट्स, और डेली चार्ट्स में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी लगभग अप्रैल टू जुलाई में। लेकिन उसके बाद से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, और मेजर जो मिड कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज है, 50 to 60% कंपनीज डाउनवर्ड ट्रेंड में गई है आफ्टर जुलाई 2025। लेकिन डॉम्स इंडस्ट्रीज में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कंपनी कंसोलिडेट कर रही है एक ही रेंज में, 3000 से लगभग 2300 की रेंज में कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, ऊपर नीचे चल रही है। और जितना कंसोलिडेशन होगा उतना बेटर है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कंपनी का बना हुआ है। और ऐसे टम्बलिंग मार्केट में जहां पर आपको प्राइस नीचे आते हुए दिख जा रहा है, नेक्स्ट डे ही एक रैली भी नहीं टिक पा रही है, वहां पे डॉम्स इंडस्ट्री स्टेबल बना हुआ है, अपने सपोर्ट को काफी रिस्पेक्ट करता है। अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर 2450 के सपोर्ट को कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। और 1 2 3 कंटिन्यूसली यहाँ पर 2450 के सपोर्ट को लेते हुए आ रहा है। और ये अभी के आपको मार्केट में देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टॉक अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है। अब थोड़ा सा जूम इन करूंगा मैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉम्स इंडस्ट्रीज जब मार्केट गिरा तो 2480 के लेवल्स पर आ गया था, और 2480 के लेवल्स को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है बहुत बार। 2480 के लेवल्स, 2480, 2450, ये पर्टिकुलर लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है।
और यही रीज़न था मुझे इसको चूज़ करने का, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे भी जाता है तो नीचे पे ये अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी वजह से बाइंग तो मेरी यहीं बन गई 2600 पर। 2600 से 2450 पर यहाँ पर एडिशन ज़रूर करूँगा और उस हिसाब से बाइंग करूँगा। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीकली चार्ट लगा के दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर लेवल मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 2180। मेरा मंथली चार्ट में जो सीपीआर लाइन बन रही है, सीपीआर लाइन के हिसाब से 2180 इज द लास्ट सपोर्ट, जहां पर स्टॉक को मैं इसके नीचे एग्जिट कर दूंगा। ये बन जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। बाइंग किस हिसाब से करता हूं मैं आपको ये बता देता हूं। 2600 मेरा बाइंग प्राइस है, 2180 का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आपका ये हो गया ऑलमोस्ट 420 रुपीज का स्टॉप लॉस। अब मैंने अगर सोचा है कि सिर्फ 20,000 तक के मैं लॉस ले सकता हूं, तो 20,000 तक के लॉस को मैं डिवाइड करूंगा मेरे स्टॉप लॉस पॉइंट से, मतलब 420 से। और मान लीजिए ये लगभग आ रहा है 50 शेयर्स, तो मैं 50 शेयर्स से ऊपर नहीं लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो मुझे 20,000 का लॉस होगा, जो कि मैं बियर कर सकता हूँ। मेरी साइकोलॉजी में ये मेंटेन्ड है कि मैं 20,000 तक के लॉस को बियर करने के लायक हूं और इस हिसाब से मैं अपने रिस्क को मैनेज करूंगा। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स। तो अब डिस्कस करेंगे कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स को। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक राइट अप क्रिएट किया हुआ है जिसमें डॉम्स इंडस्ट्रीज का एक्सपांशन प्लान लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलरली इसकी रीसेंट कमेंट्री से आता है कि कंपनी यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 3 सालों में। और सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है। is pursuing a multi-pronged expansion strategy focused on capacity augmentation, inorganic growth via acquisitions, product diversification and distribution strengthening। मतलब क्लियरली कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है। दूसरा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहता है कंपनी। यहाँ पे खुद की ग्रोथ से हेल्प नहीं लेगा, लेकिन जो दूसरों ने ग्रोथ करके रखी हुई है उसको एक्वायर करके कंपनी यहाँ पे क्लियरली इनऑर्गेनिक ग्रोथ को हासिल करना चाहता है। तीसरा, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, जो अभी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उससे डाइवर्सिफाई करके एक नया प्रोडक्ट्स में एंट्री लेना जहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, कंपनी को नए चांसेस मिल सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यहाँ पर स्ट्रेंथन करना, और उसी वजह से कंपनी यहाँ पे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, मीशो ऐसे पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पे काम कर रही है, जिससे इसकी प्रॉफिट ग्रोथ क्लियरली यहाँ पे बढ़ते जा रही है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बहुत स्ट्रांग हुआ है। यही एक रीजन रहा है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का जो राज है। यहाँ पे जो एक्सपांशन कर रही है कंपनी, उसमें एक 44 एकड़ अंबरगांव ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाने जा रही है कंपनी, जो कि नेक्स्ट हाफ ईयरली में यहाँ पे स्टार्ट होगा, जिसका रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, Q1 से। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फर्स्ट फेज ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ 44 एकड़ प्रोजेक्ट्स, पोजीशन ऑफ इनिशियल बिल्डिंग इन Q4 FY26, प्रोडक्शन Q1 FY27। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीजें जो लिखी हुई है, ये पर्टिकुलर चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए समराइज कर दी है। समराइज करके हम एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा और मेरे लिए भी यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा बताना। 44 एकड़ का अमरगांव कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है, जिसमें ग्रीनफील्ड पेंसिल फर्स्ट फिनिशिंग प्रोसेस, देन पेन हाइलाइटर्स, ये प्रोडक्शन करेगी कंपनी और एक्सपांशन करेगी अपने सिमिलर जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसमें ही। कंस्ट्रक्शन ऑन ट्रैक, फर्स्ट बिल्डिंग Q4 FY26 एंड प्रोडक्शन Q1 FY27 से चालू हो जाएगा और ये बन जाएगा कंपनी का कोर ग्रोथ इनेबलर। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, एडजेंसन लैंड भी यहाँ पर खरीद सकती है कंपनी और एडेसिव पैंस का प्रोडक्शन चालू कर सकती है। ऑनगोइंग है इसका डिस्कशन, रैंप अप एज इज एंड पेन टू 5 मिलियन पर डे बाय FY26 एंड। मतलब कंपनी का ये अभी जो चल रहा है वो 3 to 3.25 मिलियन तक चल रहा है, जो कि 5 मिलियन पर डे तक के कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पेंसिल कैपेसिटी बढ़ाने का चल रहा है कंपनी का फ्रॉम 5.5 to 8 मिलियन पर डे। ये हो गया बैकवर्ड प्रोसेस डन एंड फिनिशिंग Q4 FY26, Q2 FY27 से यहाँ पर आपको रेवेन्यू में दिखने लग जाएगा। और स्कॉलिस्टिक स्टेशनरी बूस्ट को ये करने के लिए कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है और जो रॉ मटेरियल्स है वो भी खुद बनाना स्टार्ट कर रही है, जिससे कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे ग्रेजुअली। सब्सिडरी यूनिक्लैन, डाइपर, वाइप रैम्स, पॉइनर, सुपर ट्रेड्स, पेपर नोटबुक, ये सारी चीजें भी कंपनी बनाना चालू कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या क्या बनाना चालू कर रही है? यूनिक्लैन को खरीदा है जिसमें डाइपर्स, वाइप्स और ये रैम्स बनाना स्टार्ट कर रही है, और पायनियर को खरीदा जिसमें सुपर ट्रेड्स, पेपर नोटबुक्स बनाना स्टार्ट कर रही है।
इससे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कंपनी का यहाँ पर पॉसिबल दिखता है। अब माइलस्टोन क्या सेट किए हैं वो देख लेंगे, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करेंगे। FY26 में 18 to 20% ग्रोथ लिख रही है, विच इज वेरी हैंडसम ग्रोथ। केपेक्स 210 से 225 करोड़ का दिख रहा है, 44 करोड़ का फेज 1 लाइव होने जा रहा है Q1 FY27 में। और EBITDA मार्जिन यहाँ पर 16.5 से 17.5% रहेंगे और पैट मार्जिन 10.5 से 10% तक के रहेंगे। FY27 में पेंसिल, ऑफिस सप्लाई, रैम्प, Q2 visible growth, full brownfield impact, target 2 to 2.5x asset turns initially on new capex scaling to 3x। मतलब कंपनी का यहाँ पर आपको रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2 to 2.5x बढ़ते हुए दिख सकता है। और मीडियम टर्म में अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो 95% तक पहुंच जाएगी। यूटिलाइज 50 to 60% बिफोर नेक्स्ट एक्सपांशन। सस्टेन्ड हाई टीन्स ग्रोथ वाया डिमांड, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट एंड एफिशिएंसी। स्ट्रैटेजिक में कंपनी का क्या माइलस्टोन है? टॉप मार्केट शेयर इन द न्यू कैटेगरी, एग्जांपल पेन 3 to 4% नाउ, एस्पायर डबल डिजिट मार्केट शेयर, GT मोर देन यहाँ पे 75% का मिक्स। द कैपेसिटी एक्सपांशन along with ongoing brownfield initiative has been strategically planned to support our growth objectives. Management remains optimistic citing resilient demand and policy tailwind। ये था डॉम्स इंडस्ट्रीज के बारे में एक ओवरव्यू अबाउट इट्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।